हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। आप सभी लोगों का अनूप स्टडी जोन में स्वागत है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में क्या उत्तर प्रदेश के जो खनिज संपदा है उसके विषय में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर कौन कौन सी खनिज पाई जाती हैं इसके विषय में अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश खनिज संपदा में जो होती है निम्न श्रेणी का राज्य है। इसका मतलब क्या, जो मिनरल्स होते हैं उत्तर प्रदेश में ना ही कोई भी मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ना ही कोई मिनरल्स बहुत ज़्यादा कम पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि मध्यम श्रेणी में जो है मिनरल्स उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। मतलब ना ज़्यादा पाएंगे जाएंगे मिनरल, ना ही कम पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ विंध्य पर्वत की जो श्रेणी है वहाँ के देखिए, अब जो दक्षिण में मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश हो गया है ना। ये जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में यहाँ पर क्या है, विंध्य श्रेणी है, और इधर क्या है आपका हिमालय है, और इधर क्या ये मैदानी भाग है, गंगा यमुना का दोआब है। तो यहाँ पर क्या होता है, इनकी जो निचले भाग में होते हैं यहाँ पर क्या खनिज पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं बहुत ही अच्छी श्रेणी में, जो इनके नीचे होते हैं पर्वत श्रेणियों के, या तो फिर जो विंध्य श्रेणी पर्वत ये दक्षिणी भाग का है ये है ना। ये जो मैदानी भाग गंगा यमुना का मैदानी दोआब हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके लिए ये जो खनिज मिलते हैं ये यहाँ पर काम कौन करता है, कौन सी संस्था है या कोई संस्था है जो यहाँ पे काम करती है। तो इसके लिए भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, मतलब डायरेक्टोरेट ऑफ जियोलॉजी ऑफ माइनिंग, ये जो है इस निदेशालय का गठन किया गया। कब गठन किया गया, 1955 में। किस लिए इसका गठन किया गया, प्रदेश में जो खनिज संपदा है उसकी खोज किया जाए। उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी खनिजें हैं, कौन कौन से मिनरल्स हैं, उसकी खोज के लिए जो है क्या किस निदेशालय का 1955 में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय का क्या हुआ, गठन किया गया। ये क्या करेगी, कहाँ कहाँ पर खनिज संपदा है उसका खोज करेगी। ठीक है, और खोज करने के बाद उसका जो भी मिनरल्स मिलेगा उसका विकास किया जाएगा और वहाँ पर उद्योग भी लगाए जाएंगे इनके लिए। ठीक है, तो राज्य में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय जो आपने हमको बताया, हमने आपको, ये कब 1955 में इसकी ये है गठित की गई। निदेशालय द्वारा जो खोजे गए खनिज भंडारों को विकसित करके उन पर आधारित उद्योग लगाने के उद्देश्य से 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। मतलब 1974 में देखिए, पहले तो क्या था कि पहले का जो है निदेशालय गठन किया गया, कहाँ कहाँ पर खनिज है उसकी खोज करना है ना, उस पर विकास की बातें करना किस तरह से की जाए। तो इसके लिए 1974 में एक उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई 1974 में, जो क्या करेगी, जो भी खनिज भंडार हैं उन पर विकास करने के लिए, उन पर उद्योग स्थापित करने के लिए क्या करेगी, कार्य करेगी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत दो खनिज नीति भी बनाई गई। सबसे पहले जो प्रथम खनिज नीति बनी वो उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति 1998 ईस्वी में घोषित की गई थी, और इसके तहत क्या किया गया कि जो भी खनिज होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, विकास के लिए उद्योग की स्थापना करेंगे, है ना। जो भी खनिज जहाँ पे पाए जाएंगे वहाँ पर उद्योग की स्थापना की जाएगी। मतलब ये कि खनिज को, मिनरल्स को क्या किया गया, एक उद्योग के अंतर्गत लाया गया पहली जो है खनिज नीति में। कब इसकी घोषित की गई थी, इसको 1998 ईस्वी में। ठीक है, इस नीति में प्रदेश के 12 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया था। और ये जो पहली नीति आई थी, खनिज पहली नीति, या इसमें क्या किया गया, 12 जिलों को जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर खनिज मिले जाते थे, वहाँ पे 12 जिले थे, इसलिए उनको बहुल क्षेत्र घोषित किया गया, खनिज बहुल क्षेत्र जो है घोषित किया गया। इसमें कौन कौन से वो 12 जिले थे, प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा और हमीरपुर। ये सभी जो जिले हैं 12, यहाँ पर बहुल क्षेत्र में ये जो है खनिज बहुल क्षेत्र हैं, इसलिए इनको क्या किया गया, खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया। अब दूसरी जो खनिज नीति आई वो सन 2017 में आई। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे है उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज। अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से खनिज महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन से खनिज जो हैं पाए जाते हैं, और कौन खनिज कहाँ पर पाया जाता है, उसका काम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको, कोयला को। कोयला ये कहाँ पर मिलता है, ये उपलब्ध स्थान देखिए यहाँ पे है, कोयला सोनभद्र में मिलता है ना।
कोयला कहाँ मिलता है? सोनभद्र में। सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश में कोयला सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। कहाँ पर मिलता है? सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में जो है कोयला प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग कहाँ पर होता है? मुख्य रूप से ये जो ओबरा ताप विद्युत गृह है सिंगरौली में, सिंगरौली संयंत्र है, वहाँ पर इसका मुख्य रूप से कार्य किया जाता है ना। तो कोयले के भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो कौन सा है? वो 8वां है। यदि हम पूरे भारत में कोयले की स्थान देखेंगे सबसे जो भंडार गृह है भंडार की दृष्टि से, तो उत्तर प्रदेश जो है उसका स्थान 8वां है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग किसकी? नेक्स्ट बात करेंगे चूना पत्थर की। चूना पत्थर कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है मिर्जापुर और सोनभद्र में। चूना पत्थर इसका उपलब्ध स्थान कहाँ पर है? मिर्जापुर और सोनभद्र। याद रखिएगा, चूना पत्थर कहाँ मिलता है? मिर्जापुर और सोनभद्र। प्रदेश में मिर्जापुर जिले के गुरमा, कनाच, बाबूहारी और रोहतास क्षेत्रों में और सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र के उच्च श्रेणी के चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। मतलब ये कहने का ये है कि मिर्जापुर में कौन कौन से क्षेत्र हैं? गुरमा, कनाच, बाबूहारी और रोहतास, इन क्षेत्रों में चूना पत्थर मिला जाता है। और सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में चूना पत्थर मिलती है। आगे देखेंगे बॉक्साइट की बात करेंगे तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है? बांदा और चंदौली में। कहाँ पर मिलता है? बांदा और चंदौली जिले में मिलता है ना। बॉक्साइट उत्तर प्रदेश के बांदा और चंदौली और ललितपुर के भी कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। यह एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। ये जो बॉक्साइट होता है यह एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है ना। इससे एल्यूमिनियम निकालने का काम कहाँ पर होता है? सोनभद्र में होता है। और सोनभद्र में कहाँ पर? जो हिंडाल्को कंपनी है वहाँ पर, रेणुकूट के हिंडाल्को कंपनी द्वारा क्या किया जाता है? एल्यूमिनियम निकाला जाता है। किसके द्वारा? बॉक्साइट से। क्लियर है? तो हिंडाल्को का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन। क्या होता है? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन। चलिए क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे देखेंगे डोलोमाइट को। डोलोमाइट कहाँ पर मिलता है भाई? डोलोमाइट मिलता है, उसका जो उपलब्ध स्थान है वो बांदा है। डोलोमाइट का जो उपलब्ध स्थान है वो क्या है? बांदा है। सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में उच्च स्तर के डोलोमाइट प्राप्त होता है। सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में ही क्या मिलता है? ये आपका उत्तर प्रदेश का सबसे उच्च स्तर का डोलोमाइट मिलता है। देखिए हमने इसका उपलब्ध स्थान कहाँ पर बताया? बांदा। लेकिन जब उच्च स्तर का डोलोमाइट पूछा जाएगा तो वो कहाँ पर है? सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में। ठीक है। इसका उपयोग इस्पात उद्योग में, निस्सरण में और पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, गंधक, तेजाब, इन सब के निर्माण में किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाएगा डोलोमाइट का निर्माण जो है किस क्षेत्र में किया जाता है तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में है ना। उसके बाद जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसके निर्माण में, तेजाब के निर्माण में, गंधक के निर्माण में ये जो होता है डोलोमाइट का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे कांच बालू, या इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिलिका सैंड। तो इसका उपलब्ध स्थान कहाँ पर है? कांच बालू कहाँ से मिलता है? प्रयागराज। इलाहाबाद का जो परिवर्तित नाम है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के शंकरगढ़ और यमुना नदी क्षेत्र से, इसके अतिरिक्त कहाँ पर? चंदौली के चाकिया क्षेत्र से भी कांच बालू प्राप्त किया जाता है। कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तो एक तो आपको हमने बताया कि इसका उपलब्ध स्थान कहाँ पर है? प्रयागराज। और दूसरा क्या? जो यमुना नदी है उसके जो क्षेत्र हैं वहाँ पर पाई जाती है। दूसरी चीज़ हमने बताया कि चंदौली के चकिया क्षेत्र से भी क्या होता है? कांच बालू प्राप्त किया जाता है। अब यदि उत्तर प्रदेश में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में जो सिलिका सैंड है इसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का ये दूसरा स्थान है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे चाइना क्ले की। चाइना क्ले कहाँ पर मिलता है? चाइना क्ले मिलता है सोनभद्र में। कहाँ पर मिलता है? सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और बांदा जिले से क्या मिलता है? चाइना क्ले प्राप्त किया जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे तो आगे है तांबा। तांबा का उपलब्ध स्थान कहाँ पर है? ललितपुर है। तांबा का जो उपलब्ध स्थान है वो है ललितपुर। और उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले का जो सोनराई क्षेत्र है वहाँ से तांबा मुख्य रूप से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है आपका जिप्सम। जिप्सम कहाँ से प्राप्त होता है? जिप्सम प्राप्त होता है झांसी से। और जिप्सम उत्तर प्रदेश के झांसी और हमीरपुर दोनों जिलों में पाया जाता है। तो मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाएगा? झांसी में। और यदि प्रमुख रूप से देखा जाएंगे तो दोनों जिले में, एक तो झांसी और एक हमीरपुर जिलों में भी पाया जाता है। क्लियर है। आगे देखेंगे यूरेनियम। यूरेनियम जो होता है ये ललितपुर जिले में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम का भंडार पाया गया है और वहाँ से ही प्राप्त होता है यूरेनियम। नेक्स्ट बात करेंगे सोना की। सोना कहाँ पर? सोनभद्र और ललितपुर में। कहाँ पर? सोनभद्र और ललितपुर में। प्रदेश में सोना जो है बहुत ही कम मात्रा में शारदा और रामगंगा नदियों के किनारे पाया जाता है।
और इसके अलावा यदि नए जो खोज हुए हैं उसके अनुसार ललितपुर जिले के भीखमपुर क्षेत्र और सोनभद्र के हरदी क्षेत्र में स्वर्ण खनिज होने की संभावना है, ऐसा दावा किया जा रहा है और उस पर शोध अभी चल रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे हीरा की। क्या उत्तर प्रदेश में हीरा भी पाया जाता है? जी बिल्कुल, हीरा भी पाया जाता है। कहाँ पर? बांदा जिले में और मिर्जापुर जिले में हीरा पाया जाता है। कहाँ पर? कुछ मात्रा में ही बांदा जिले में मिलता है और इसके अलावा कुछ मात्रा में मिर्जापुर के जंगलों में पाया जाता है। यूरेनियम की बात करेंगे तो हमने बताया ललितपुर है ना, ललितपुर के यूरेनियम समृद्ध भंडार हैं। और उसके बाद संगमरमर है। संगमरमर का जो उपलब्ध स्थान है वो सोनभद्र और मिर्जापुर है ना। संगमरमर और जो भी इमारती पत्थरें होती हैं, जितने भी अन्य संगमरमर के अलावा अन्य इमारती पत्थर हैं, वो सभी मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों से ही प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है टाक फास्फेट्स, आप इसको फास्फेट्स भी कह सकते हैं। तो ललितपुर और बांदा से ये मिलते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के कहाँ पर? दूरमाला और किमोई, मसराना, मालदेवता और चमसारी में टाक फास्फेट के भंडार काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, है ना। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में, है ना, अन्य क्षेत्रों में भी कहाँ पर? बांदा में खोज की गई है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ललितपुर और बांदा मैंने दोनों नाम मेंशन किया है, तो बांदा में भी खोज की गई है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। और ये जो टाक फास्फेट होता है, इसका जो है उपयोग जो होता है वो उर्वरक और जो है अम्लीय मृदा के उपचार में होता है। आगे और लास्ट बात करेंगे हम लोग खनिजों में, क्या? एबेस्टस की। एबेस्टस जो है वो मिर्जापुर और झांसी में मिलता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट निर्माण और विद्युत उपकरणों में किया जाता है। ठीक है, किस में किया जाएगा भाई? एक तो सीमेंट निर्माण में, और एक जो विद्युत उपकरण बनाए जाते हैं उसके निर्माण में हम लोग एबेस्टस का प्रयोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर एवं झांसी के कुछ क्षेत्रों में एबेस्टस पाया जाता है। आगे अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है उसके विषय में। उत्तर प्रदेश का क्लाइमेट क्या है, जलवायु क्या है, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय है और मानसूनी है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ये, कि पूछ देता है उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी, किस प्रकार की है, कैसी है। तो आपको बताना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल एवं मानसूनी है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, कहीं पर धरातली ऊंचा है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता हो कि ये जो उत्तर प्रदेश है ना, सपोज दैट ये मैप है, ये जो उत्तर प्रदेश है इधर विंध्य पर्वत श्रेणी है यहाँ पे, तो ये ऊंचा हो गया। उसके बाद जो है इधर आपका हिमालय क्षेत्र हो गया, ये भी ऊंचा गया। यहाँ पे गंगा मैदान है, गंगा यमुना का दोआब है, ये भी हो गया, है ना। इधर बुंदेलखंड हो गया। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं समुद्र की ऊंचाई के हिसाब से, पर्वतों के हिसाब से, श्रेणियों के हिसाब से, यहाँ पर क्या होता है मैदानी भागों के हिसाब से जो है यहाँ पे विषमता पाई जाती है ना। तो यहाँ पर क्या होता है जलवायु में, इन्हीं सब कारणों की यहाँ की जो जलवायु होती है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है ना। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो औसतन तापमान जो होता है वो जनवरी में कितना होता है? 12.5 से लेके 17.5 तक रहता है। कितना रहता है? 12.5 से लेके 17.5 तक रहता है। जबकि हम लोग मई और जून में औसतन तापमान देखेंगे तो 27.5 से 38 तक पहुंच जाता है। देखना कितना डिफरेंस आ रहा है। और उसके बाद यदि राज्य के पूर्व से लेके पश्चिम की ओर बढ़े, मतलब ये पूर्व है, यदि हम लोग इस साइड बढ़ेंगे, पूर्व से लेके पश्चिम तक बढ़ेंगे, तो क्या होगा कि जो वर्षा है उसमें कमी दर्ज की जाती है। जाहिर सी बात है, जो वर्षा होगी वो धीरे धीरे कमी होती चली जाएगी, है ना। प्रदेश के लगभग 90% वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बताइए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून से होता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है ना। दक्षिण ये हो गया इस एरिया से, पश्चिम ये हो गया, मतलब कुल मिला के लगभग ऐसे बनेगा। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो होती है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। गोरखपुर में प्रदेश की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कितनी होती है? 184.7 सेंटीमीटर की वर्षा होती है प्रदेश की गोरखपुर जिले में, है ना। वहीं पर यदि हम मथुरा में बात करेंगे तो मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। यदि हम उत्तर प्रदेश की सभी जितनी भी आर्द्र भूमि है, कुल भूमि में जितनी भी आर्द्र भूमि है उसका 5.15% है। और जिसमें से सबसे ज़्यादा जो आर्द्र भूमि वाला जो जिला है वो क्या है? सोनभद्र है। वहाँ के परसेंटेज यदि हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 5.08 आएगा। क्लियर है?
आगे देखेंगे तो वर्षा के महीने में राज्य के पूर्वी हिस्से में बाढ़ एक आवर्ती समस्या है। जाहिर सी बात है, जब इधर से ज़्यादा वर्षा होती है पूर्वी एरिया में तो वहाँ पर जो नदियाँ होती हैं वो बाढ़ में के रूप में बदल जाती है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है पूर्वी एरिया में। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो वर्षा का जो समय आता है उस समय जो पूर्वी इलाका होता है वो बाढ़ से ज़्यादा ग्रसित होता है ना। वहाँ पर जब ज़्यादा बाढ़ आएगा तो जो वहाँ पे जनजीवन होता है और जो वहाँ पे जो फसल संपत्ति होती है ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं और बहुत बड़ा भारी नुकसान सहना पड़ता है। तो कभी कभी आप लोग देखेंगे कि मानसून की जो होती है कभी कभी अपने समय पे नहीं आती है या मानसून नहीं आता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, सूखा पड़ने लगता है, तब पर भी फसल का नुकसान होता है। मतलब ये कि यदि ज़्यादा बारिश हो गया, बाढ़ आ गया तो भी फसल का नुकसान होना तय है और कम आएगा तो भी फसल का नुकसान होना तय है। ठीक है, आगे देखेंगे तो हम अभी तक हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश के जो ये जलवायु है उसके विषय में। अब हम लोग देखेंगे ऋतुएं उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी हैं। उत्तर प्रदेश का जो मौसम विभाग है उसके द्वारा ऋतुओं को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 3 ऋतुओं में विभाजित किया गया है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। कितने ऋतुओं में? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, इन 3 ऋतुओं में जो है डिवाइड किया गया है। तो एक एक करके इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग शीत ऋतु की, है ना। शीत ऋतु को देखेंगे इसमें कौन सी हवाएं चलती हैं। इस समय शीत ऋतु जब होता है उत्तर प्रदेश में तो उसका तापमान क्या होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि शीत ऋतु उत्तर प्रदेश में आता कब है, कब से लगता है। तो नवंबर माह से शुरू हो जाती है। उत्तर प्रदेश में नवंबर माह से शीत ऋतु जो है वो शुरू हो जाती है। और ये शुरू कब होती है? जब पश्चिमोत्तर भारत उच्च भार की पेटी के प्रभाव में आता है ना। जनवरी माह में ठंड सबसे ज़्यादा होती है उत्तर प्रदेश में। जनवरी माह में ठंड सबसे ज़्यादा होती है और जिन ताप एवं आर्द्रता अधिक मौसमी तापांतर और मंद चलने वाली उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी जो हवाएं होती है, पवनी होती है, इसकी प्रमुख विशेषताओं में आती हैं। ठीक है, शीत ऋतु में तापमान पर क्या डिफरेंस होता है, क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ता है ना। किस तरफ बढ़ता है? उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ता है। तो जो तापमान होता है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ता है। प्रदेश के दक्षिणी पहाड़ी और पठारी भाग में शीत ऋतु में कम और औसतन तापमान, न्यूनतम औसतन तापमान कितना होता है? 13.3 अंश सेल्सियस। और सबसे ज़्यादा जो तापमान होता है वो 28.3 अंश सेल्सियस रहता है। पर्वतीय क्षेत्र और पश्चिमी मैदानी भागों में, जो पर्वतीय क्षेत्र जो होंगे ये और ये जो पश्चिमी मैदानी भाग हैं ये एरिया है ना, ये एरिया पश्चिमी मैदानी भागों में औसतन जो तापमान होता है, जो न्यूनतम होता है वो 10 अंश सेल्सियस रहता है। और जो मध्य मैदानी क्षेत्र है, ये वाला मध्य मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर न्यूनतम तापमान 11.7 अंश सेल्सियस रहता है और अधिकतम औसतन तापमान 27.2 अंश सेल्सियस तक रहता है। आगे देखेंगे कि हवाएं। अब शीत ऋतु में हवाएं कौन कौन सी चलती है, कहाँ पर चलती हैं। तो शीत ऋतु में जो हवाएं होती हैं वो स्थल से, हवाई स्थल से चलती हैं, है ना। मतलब ये क्या होती हैं? शुष्क होती हैं। और यदि शुष्क होंगे तो बरसात तो होगा नहीं, तो मतलब ये है कि इनसे बरसात नहीं हो सकती है। लेकिन ये क्या होता है कि इस समय जो दिसंबर और जनवरी का महीना होता है वहाँ पे सुबह शाम आपको कोहरे देखने को मिल जाएंगे। और जो पर्वतीय क्षेत्र होंगे वहाँ पर क्या होता है? हिमपात भी होता है। क्या होता है? हिमपात भी होता है। ठीक है, वर्षा का क्या स्थिति रहता है शीत ऋतु में? तो जनवरी और फरवरी माह में जो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से, मान लीजिए ये हमारा भारत है और आपको अच्छी तरह से पता होगा ये भूमध्य सागर है ना। उसके बाद ये आपका अरब सागर है, ये आपका अरब सागर है, ये आपका भूमध्य सागर है। तो यहाँ से जो हवाएं चलती हैं, यहाँ से जो चक्रवात निकलते हैं, तो चक्रवात निकलने के कारण जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश होता है, ये आपका हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ पर होगा। ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश होगा, ये क्या होता है, यहाँ पर जो मौसम होता है अचानक परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो चक्रवात चलती हैं इसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे होता है ना। तो कभी कभी इन चक्रवातों की एक जो शाखा होती है वो फारस की खाड़ी से, अरब की खाड़ी से क्या होती है, मिल जाती है और यहाँ पर एक भयानक तूफान उमड़ता है ना। तो ये जो हवाएं मिलकर आती हैं यहाँ पर 10 सेंटीमीटर तक वर्षा करती हैं, और जो कि रबी की फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। किसके लिए? रबी की फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है ना। सबसे कम वर्षा प्रदेश के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में जिलों में कितनी होती है?
5 से लेकर 7.5 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है सबसे कम प्रदेश में। यदि बात किया जाए उत्तर प्रदेश में तो बात किया जाए तो 5 से लेकर 7.5 सेंटीमीटर तक सबसे कम वर्षा होती है। किस ऋतु की बात कर रहे हैं? शीत ऋतु की, है ना। मैदानी क्षेत्र में जो वर्षा की मात्रा होती है वो 7.5 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक जो है मापा जा सकता है। आगे बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु जो होता है उत्तर प्रदेश में, जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो मार्च से प्रारंभ होता है। कब से प्रारंभ होता है? मार्च से प्रारंभ होता है और मध्य जून तक रहती है। मतलब मार्च से स्टार्ट होकर मध्य जून तक चलती है क्या? ग्रीष्म ऋतु, है ना। इसमें क्या होता है, तापमान जो होता है ना लगातार बढ़ता जाता है। और इस ऋतु में अधिकतम तापमान कितना अंकित किया जाता है? आपका 38 अंश सेल्सियस से लेकर 39 अंश सेल्सियस तक उत्तर प्रदेश में। और न्यूनतम औसत तापमान जो होती है वो 23 अंश सेल्सियस से लेकर 23.5 अंश सेल्सियस तक लगभग क्या होता है, रहता है। कई नगरों में ये तापमान तो 45 अंश सेल्सियस 47 अंश सेल्सियस तक जो है पहुंच जाता है, जैसे कि प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, उरई, ये जो प्रमुख नगर हैं यहाँ पर ये जो तापमान होता है ग्रीष्म ऋतु में 45 से लेकर 47 अंश सेल्सियस तक पहुंच जाता है ना। राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में के कर्क रेखा के समीप होने के कारण इस क्षेत्र में औसतन तापमान सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, लगभग सभी क्षेत्रों में तापांतर 14 अंश सेल्सियस तक रहता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इस ग्रीष्म ऋतु में हवाएं कौन सी चलती हैं, कहाँ से? तो ग्रीष्म ऋतु में विशेष रूप से मई और जून पश्चिमी तेज हवाएं गति से चलती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है ना। गर्मियों में आपको पता होगा कि लू चलता है और उसी को ये जो हवाएं चलती हैं उसी को कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होती हैं और शुष्क होती हैं, है ना। शुष्क का मतलब ये कि इसमें कोई भी जलवाष्प की मतलब पानी की मात्रा नहीं होती है। कभी कभी इन शुष्क हवाओं से समुद्रिक हवाएं मिल जाती हैं, जिसके कारण ये 100 से 115 किलोमीटर तक का स्पीड पकड़ लेती हैं और जिसे क्या कहा जाता है? आंधी कहा जाता है। आगे देखेंगे तो ग्रीष्म ऋतु में यदि हम वर्षा की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा लगभग न के बराबर होती है, हो जाती है कभी कभार, लेकिन लगभग न के बराबर होती है ना। और जो कभी कभी होती है मई जून के महीने में क्या होता है, कभी कभी जो शुष्क और आर्द्र हवाएं मिल जाती हैं, जब शुष्क और आर्द्र हवाएं मिल जाती हैं तो परिणाम स्वरूप मैदानी क्षेत्रों में थोड़ा सा वर्षा हो जाता है और जिससे क्या होता है, तापमान में कमी आ जाती है। ठीक है, यदि हम इसमें वर्षा की औसत की बात करें ग्रीष्म ऋतु में तो 10 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक रहता है। वर्षा की मात्रा सबसे ज़्यादा जो होता है पर्वतीय क्षेत्रों में होता है और सबसे जो कम होता है वो बुंदेलखंड क्षेत्रों में होता है। जो दक्षिणी भाग होता है उसे हम बुंदेलखंड क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे वर्षा ऋतु की। किसकी बात करेंगे? वर्षा ऋतु की। यहाँ पर वर्षा ऋतु की क्या कंडीशन होती है उत्तर प्रदेश में और उसमें कौन कौन सी हवाएं चलती हैं और वर्षा का क्या प्रभाव होता है, इसके विषय में हम लोग देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु का प्रारंभ जून के तीसरे या चौथे सप्ताह से होता है ना। जून के तीसरे या चौथे सप्ताह से क्या होता है, वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है और बंगाल की खाड़ी का मानसून बिहार राज्य के मैदानी भागों से होता हुआ उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में प्रवेश करता है। ये आपका क्या है, उत्तर प्रदेश हो गया और उसके बाद यहाँ पर बिहार है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बंगाल की खाड़ी की जो मानसून चलती है तो बंगाल की खाड़ी चलती है, यहाँ से बिहार से होते हुए कहाँ पर आती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। और ये जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है तो इसे यहाँ पे क्या कहा जाता है, पूर्वा कहा जाता है। जहाँ पर प्रवेश करता है उसे क्या कहा जाता है, पूर्वा कहा जाता है ना। जुलाई और अगस्त जो महीना होता है, देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, जून के तीसरे या चौथे सप्ताह से। मान लीजिए जून से स्टार्ट हुआ तो जुलाई और अगस्त का जो महीना होता है वहाँ सबसे ज़्यादा अधिक उत्तर प्रदेश में होती है। वर्षा के कारण जुलाई और अगस्त माह का जो तापमान होता है, अगर हम दूसरे जगहों की तुलना करें तो सबसे ज़्यादा अपेक्षा करें तो काफ़ी कम होता है। सितंबर माह में वर्षा की मात्रा में निरंतर धीरे धीरे क्या हो जाती है, कमी होती रहती है। और इस ऋतु में जो अधिकतम औसतन जो तापमान होता है वो 32 अंश सेल्सियस से लेकर 34 अंश सेल्सियस तक और न्यूनतम औसतन तापमान जो होता है वो 25 अंश सेल्सियस तक होता है। तापांतर का मतलब ये कि तापांतर जो होता है वो 7 अंश सेल्सियस से 8 अंश सेल्सियस तक पाया जाता है। क्लियर है? यहाँ की हवा और वर्षा के विषय में यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून से वर्षा होती है और ये हवाएं जब उत्तर की तरफ बढ़ती हैं, है ना, बंगाल की खाड़ी के मानसून से जब वर्षा यहाँ पे वर्षा होती चली जाती है और जब ये कहाँ पर टर्न होती हैं, उत्तर की तरफ, इधर टर्न होती हैं, उधर मुड़ती हैं उत्तर की तरफ, तो हिमालय की उच्च पर्वत श्रृंखलाओं को पार तो कर ही नहीं पाएंगी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ उत्तर प्रदेश के ऊपर क्या है, हिमालय है, तो हिमालय को तो पार कर नहीं पाएंगी, तो फिर टकराएंगे। और जब फिर टकराती हैं तो क्या होती है, फिर से टकराने के बाद वर्षा होती है और ये
गंगा के जो मैदान हैं, मैदानी भागों में फिर बरसात होने लगती है। तो कहाँ पर बारिश होगी? गंगा का जो पश्चिमी है, जैसे यहाँ पे टकराए, अब यहाँ पे बढ़ते हुए यहाँ पर आया, यहाँ पे टकराया, तो ये जो पश्चिमी इलाका है ना, यहाँ पर भी बारिश होने लगती है। इसका मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में बरसात होती है, जो कि यह मानसून शाखा जो है उत्तर प्रदेश में किधर से प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में पूर्व और दक्षिण पूर्व में प्रवेश करती है। मतलब यहाँ पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी हवा के साथ चक्रवात भी चलने लगते हैं, है ना, जिसके द्वारा राज्य में बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है। ठीक है, इसका क्लियर कॉन्सेप्ट था। जब इधर से आपका जो बारिश होते हुए आया तो यहाँ पर फिर पर्वतों से टकराया, फिर मतलब यहाँ पर उत्तर का पूर्वी भाग बारिश से गिर गया, उसके बाद यहाँ टकराने के बाद ये पश्चिमी भाग, और यहाँ पे क्या हुआ, एक चक्रवात जैसा बन जाता है। तो इस कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैदानी भागों में वर्षा हो जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे वर्षा का वितरण, मतलब किस तरह से वर्षा का वितरण किया गया है, इसको देखिए। उत्तर प्रदेश में वर्षा का वितरण बहुत ही असमान है, क्योंकि हर जगह अलग अलग बरसात होती है। पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में 94 सेंटीमीटर होती है, और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में कितनी होती है? 84 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, और दक्षिणी पहाड़ी और जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पर 91 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये सभी चीज़ें अंकित की गई हैं। तो हिमालय के जो समीप स्थित स्थान है वहाँ पर यदि हम इसकी अपेक्षा देखें तो अधिक वर्षा होती है, जबकि हिमालय से दूर चाहे आप पश्चिम की तरफ जाएं चाहे तो क्या हो जाती है? वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। क्लियर है? राज्य के संपूर्ण वर्षा का 75 से 80% भाग जो है बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होता है, और संपूर्ण वर्षा का 80% जो है जुलाई अगस्त माह में प्राप्त होता है। मतलब जो उत्तर प्रदेश में बरसात होती है वो सबसे ज़्यादा जो है 75 से 80% तक जो है भाग वो बंगाल की खाड़ी से जो बरसात होती है। ठीक है, और किस महीने में? जुलाई से अगस्त। किसी वर्ष कहीं कहीं क्षेत्रों में अधिक वर्षा की वजह से भयंकर बाढ़ जाती है, कभी कभी अत्यंत कम वर्षा से जो होता है फसलें नष्ट होने लगती हैं। तो खरीफ की फसल होती है वहाँ पे क्या होती है? बर्बाद हो जाती है। और वर्षा के ये जो अनियमितता है वो हर जगह पर अलग अलग होता है। ठीक, जैसे पूर्वी जिलों में देखेंगे तो जैसे बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, इसमें जो वर्षा का वार्षिक अनियमितता होती है वो 16 से 17% होती है। मध्यवर्ती प्रदेश में 18 से 20%, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20 से 22%, और दक्षिण के पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र में 23 से 24% होती है। क्लियर है? चलिए अब हम देखेंगे कि वर्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश में किस तरह के विभाजन हुए हैं उसको देखेंगे। तो वर्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश का विभाजन, वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश की जो विभाजन की गई है हम लोग उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो विभाजन करेंगे वो करेंगे आर्द्र एवं शुष्क प्रदेश, मतलब जहाँ पर नमी भी हो और सूखा भी हो, उस प्रदेश के विषय में बात करेंगे। तो इसको भी हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड कर दिया है, दो भागों में बांट दिया है, एक तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और दूसरा तराई क्षेत्र। तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है इस क्षेत्र में वर्षा का औसत जो है वो 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, जिसमें शाहजहांपुर, सीतापुर, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, बाराबंकी और मिर्जापुर जिले आती हैं। ठीक है, इस क्षेत्र पर शीतकालीन चक्रवातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी बात करेंगे तराई का जो क्षेत्र है, हमने इससे पिछली वाली क्लास में क्या होता है तराई क्षेत्र, ये सभी चीजें जो है देख ली हैं। इसमें बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर और देवरिया जिले शामिल हैं जो तराई क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 120 से लेके 150 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती मैदान, पश्चिमी मैदान और बुंदेलखंड के पहाड़ी की ओर पठारी क्षेत्र में साधारण जो वर्षा होती है वो 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है ना। वर्षा की असमानता को आधार मानकर इसको भी हम लोगों ने क्या किया, 3 भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, दूसरा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और तीसरा बुंदेलखंड के जो पर्वतीय और पठारी क्षेत्र हैं उसको। तो पहले हम लोग देखेंगे जो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र है उसको। तो इस क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? फर्रुखाबाद, हरदोई, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, सुल्तानपुर, रायबरेली, फतेहपुर, प्रतापगढ़, उत्तरी इलाहाबाद, ये सभी जिले शामिल हैं। इस क्षेत्र में जो गर्मी के समय जो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और वहाँ पर तेज़ हवाएं भी चलने लगती हैं यहाँ पर इन जिलों में। तो यहाँ पर जो तेज़ हवाएं चलेंगी ग्रीष्म ऋतु में तो उसे क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। ठीक है, शीत ऋतु
शुष्क एवं ठंडी रहती है। यहाँ पे जो शीत ऋतु होता है वो शुष्क एवं ठंडी रहती है। और यहाँ पर जो वर्षा का औसतन तापमान होता है वो 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होता है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसमें आते हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, है ना। ये मुरादाबाद का कौन सा क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी भाग, बुलंदशहर, बदायूं, अलीगढ़, एटा, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, ये सभी जो जिले हैं वो आते हैं पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में। क्लियर है। ग्रीष्म ऋतु में इस क्षेत्र के उत्तरी भाग में तापमान कम रहता है और दक्षिणी भाग में तापमान अधिक पाया जाता है। लास्ट बात करेंगे बुंदेलखंड की पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में झांसी, ललितपुर और जालौन, हमीरपुर, इटावा, इन सब का जो दक्षिणी भाग होता है वो सम्मिलित है। ठीक है, तो आज का ये क्लास जो होता है यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, और कुछ डाउट है तो आप क्या कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और आपका बस एक काम है कि लाइक करने के साथ साथ शेयर भी वीडियो को कर दीजिए, और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।